अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम में ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम में ऐसे ही पढ़ाएंगे। अरे 2-3 घंटा पढ़ाएंगे, मैट्रिक टॉप कराएंगे। 2-3 घंटा पढ़ाएंगे, मैट्रिक टॉप कराएंगे, ठीक है। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू फाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू प्रश्न चैप्टर 5, जिसका नाम है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये रहा पहला प्रश्न। क्या कहता है भाई? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया। किसने किया? मोसले ने। मेंडलीफ ने क्या किया? पुराना आवर्त सारणी का जो इससे पहले था उसका खोज मेंडलीफ ने किया था। और रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक और प्रोटॉन का खोज। और डाल्टन ने किसका खोज किया? डाल्टन ने खोज किया परमाणु सिद्धांत का। अगर हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को, तो उसमें क्या कहा जा रहा? आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? देखिए, वर्ग का जो नाम है उसको समूह भी कहा जाता है या ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी कहते हैं। जो खड़ा रहता है उसको स्तंभ या वर्ग या समूह कहेंगे, और जो सूता हुआ रहता है इसे करके सोया हुआ अवस्था में उसको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त पीरियड। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कुल कितने वर्ग हैं। वर्ग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में? तो आपका जो जवाब है वो क्या आना चाहिए बच्चों? 18 वर्ग होते हैं। आपको दिखा दिए गिन के। देखिए, ये है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें कितने वर्ग हैं? तो इसमें कुल 18 वर्ग हैं। और अगर हम देखें इसमें आवर्त की संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो है ये होता है आवर्त। अब बोलिएगा सर ये सब काहे नहीं गिन रहे, ये जो 2 आवर्त छूट गया है। तो बच्चों, इसी के बीच का भाग ये सब है। इसमें थोड़ा लंबा हो जाता, उसको उसमें ऐड नहीं किया गया, उसको साइड से लिख दिया, क्योंकि इस ग्रुप का एक अलग नाम होता है। नाम क्या होता है? देखिए बच्चों, 57 यहाँ पे जो लिखा हुआ जो ग्रीन भाग है वही ग्रीन ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 89 से यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा 7वां आवर्त है इसी के अंदर 89 to 103 लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पे बैक करके लिखा गया है। तो बच्चों देखिए, 57 में एक तत्व आता है जिसका नाम है लेंथेनम। लेंथेनम के बाद आपको जाना है 71 तक। तो लेंथेनम से 71 का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है लेंथेनाइड। लेंथेनम के बाद आता है, इसीलिए उसके बाद वाले तत्वों को कौन सा ग्रुप के नाम से जाना जाता है? लेंथेनाइड ग्रुप। और 89 में अगर देखिएगा, 89 में एक्टिनियम होता है। इसके बाद वाला कहां तक? 103 तक, मतलब 90 से लेकर 103 तक इसको कहते हैं एक्टिनाइड ग्रुप। तो एक्टिनियम के बाद आता है इसलिए एक्टिनाइड ग्रुप हो जाएगा, और लेंथेनम के बाद आता है इसीलिए इसको लेंथेनाइड ग्रुप कहते हैं बच्चों। तो इसमें पूछा गया है कितना आवर्त होगा या कितना समूह होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? समूह होगा तो 18 होगा और आवर्त होगा तो 7 होगा बच्चों। ये आपको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं? देखिए आपको बता दिए, वर्ग को 3 नामों से जाना जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह के नाम से जाना जाता है। देखते हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधर कलम, कॉलम होना चाहिए, कलम भी कह सकते हैं, कलम भी ऐसे होती है ऐसे भी होती है, तो खड़ी कलम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त तो बता दिए, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त कहते हैं, या उसको रो भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? देखिए अभी बता दिए गिन के, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। मोसले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या था? भाई मोसले का जो आवर्त सारणी उसको आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो किस तरह से सजाया था? चलिए बताते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, परमाणु संख्या, इसी के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार मोसले ने अपना परमाणु जो सारणी है या आवर्त सारणी जिसे हम लोग कहते हैं उसको सजाने का प्रयास किया था, जो कि सबसे सटीक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? प्रथम आवर्त की बात किया जा रहा है। देखिए बच्चों, अगर हम देखें आवर्त में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, आपको एक सीरीज याद कर लेना है। पहला हो गया 2, दूसरा हो जाएगा, पहला 2 होता है पहला आवर्त में। दूसरा आवर्त अगर हम देखें तो उसमें 2,8 हो जाएगा। तीसरा आवर्त में देखिएगा 2,8,8 आ जाएगा। चौथा आवर्त में हो जाएगा 2,8,8,18। पांचवा में हो जाएगा 2,8,8,18,18। और छठा में हो जाएगा 2,8,8,18,18,32। और सातवां जो आवर्त है बच्चों, उसमें कुछ इस तरह से सजा हुआ हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। टोटल को जोड़ दीजिएगा 118 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं, तो 118 तत्व होते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। देखिए पहला आवर्त है, कितना तत्व है? 2 तत्व है। चलिए आपको दिखा देते हैं आवर्त सारणी में गिन के। चलिए हमारे पास सब है। देखिए हमारे पास अगर हम देखें, ये पहला आवर्त है, ये एक तत्व हो गया और इधर से एक तत्व हो गया। टोटल कितना तत्व है? तो 2 ही तत्व है। यानी ये जो हमारा प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। मोस्ले यानी आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया? देखिए अक्रिय गैस किसको कहते हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये जो सीरीज दिख रहा है 18वां समूह, जिसे शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है शून्य समूह, या इसको बोलते हैं हम लोग अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं बच्चों? अक्रिय गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो तत्व है किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसको याद करने का ट्रिक अगर आप देखते हैं तो उसका क्या है? हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, आपको याद करके रखना है। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। तो हीना से हो जाएगा आपका हीलियम, नीना मतलब नी से हो जाएगा नियोन, और मतलब हो जाएगा आर्गन, के आर से क्रिप्टॉन, और जेरोक्स से हो जाएगा एक्सी यानी हो जाएगा आपका जेनॉन, और रंगीन से हो जाएगा आपका रेडॉन। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं 18वां समूह, जिसे शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मॉडर्न यानी आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त की शुरुआत होती है, कहां से शुरू होती है भाई? आप देखिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से शुरू होता है। तो ये हाइड्रोजन कौन सा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, या कौन सा समूह के नाम से इसे जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं क्या क्या नाम दिया गया है। गैस, क्षार धातु, अक्रिय तत्व, द्रव्य धातु, ये द्रव्य तत्व। तो इसमें से कोई एक हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा। जो सही उत्तर है इसका वो हो जाएगा बी, क्षारीय धातु से। क्योंकि ये जो 1 नंबर वाला दिख रहा है, ये ग्रुप जो 1 है, जिसे समूह 1 के नाम से जाना जाता है, इसे अल्कली मेटल यानी क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। और अगर हम ग्रुप 2 को देखें, समूह 2 को देखें, इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से यानी क्षारीय मृदा धातु के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी बच्चों आपको याद करके रखना है, यानी इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्षार धातु। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? देखिए आपको हम बता दिए, जो सिस्टम है पहले 2 होता है, फिर होता है 2,8, फिर होता है 2,8,8। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे। देखिए ये दूसरा है और ये तीसरा है, दोनों में क्या है? समान तत्व है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 8-8 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। देखिए हमारे पास ये आवर्त सारणी है, ठीक है, हमको बायां से, देखिए अब इस तरह से ये बायां भाग हो जाएगा, इधर दाएं जाएंगे। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो देखिए बायां साइड में धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? धातु। ये जो बायां साइड है, इधर से हमें धातु की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और इधर से जब हम लोग जाते हैं तो अधात्विक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी जब हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो अधात्विक प्रॉपर्टीज बढ़ती है, यानी धात्विक प्रॉपर्टी क्या होती है? घटती है। धात्विक गुण घटेगा और धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या का जो आकार भी है धातु का बड़ा होता है और अधातु का छोटा होता है, यानी जो परमाणु त्रिज्या है वो भी क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर घटता है। धात्विक गुण भी इसका क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है इसमें, उसको भी अब देख लीजिए। क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता
का क्या होता है। देखिए जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इधर नेगेटिव एलिमेंट ही मिलता है, यानी अधातु मिलता है, तो इसका जो गुण है ये बढ़ जाता है, ऋणात्मकता का जो मान है उसमें बढ़ोतरी होता है। तो यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाएं से जब दाएं जाते हैं। लेकिन और दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है, ये आपको याद करके रखना है। और धनात्मकता का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको याद करके रखना है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या होता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसका सही उत्तर तो बी हो गया। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या था। मेंडलीव जो है ना वो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सजाने का प्रयास उन्होंने किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी को सजाया था। देखिए क्वेश्चन जो है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन सा तत्व को क्षार धातु या हैलोजन दोनों ग्रुप में रखा गया। एक ऐसा तत्व है जिसका नाम हाइड्रोजन है, इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो जगह है कभी ये क्षार धातु में भी हो जाता है, कभी हैलोजन में भी हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन को दोनों जगहों पे रखा जाता है क्योंकि इसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं जाएंगे मतलब लेफ्ट टू राइट, जब ऐसे जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन देखते हैं भाई, किसके बारे में बोला है, परमाणु का आकार। देखिए ये है अधातु और ये साइड है धातु, जब धातु से अधातु की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, उसका जो आकार है परमाणु का वो क्या होगा, घटता हुआ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कमी होती है। ये सारा पॉइंट आपको याद करके रखना है, बहुत जगह में ये पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिशन हो चाहे एग्जाम का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लैंथेनाइड तत्व के परमाणु संख्या का विस्तार कहां तक है। देखिए लैंथेनाइड, पहले सबसे पहले लैंथेनम देखिए, लैंथेनम कहां से शुरू होता है बच्चों, लैंथेनम जो है वो 57 से शुरू होता है। ठीक है, कहां से, 57, तो 57 के बाद वाला यानी 58 से लेकर 71 तक जो तत्व है इसको लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है या लैंथेनाइड समूह के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा 58 to 71, 50 से 71 नहीं, 58 से 71, क्योंकि लैंथेनम के बाद वाला जो तत्व है 58 से लेकर 71 उसी को हम लोग लैंथेनम सीरीज के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब एक्टिनाइड, देखिए एक्टिनम कहां से शुरू होता है बच्चों, 89 से, 89 से एक्टिनम शुरू होता है। तो इसके बाद वाला जो सीरीज है 103 तक इसको कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी या एक्टिनाइड समूह के नाम से या एक्टिनाइड सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये शुरू होता है 89 से 103 तक यानी 103। 89 से 103 के समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो एक्टिनाइड समूह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लैंथेनाइड कहां से और एक्टिनाइड कहां से कहां तक होता है। तो लैंथेनाइड लैंथेनम के बाद होता है यानी 58 से लेके 71 तक को हम लोग बोलेंगे लैंथेनाइड समूह कहेंगे, और एक्टिनाइड समूह किसको बोलेंगे, एक्टिनम के बाद वाला, एक्टिनम यानी 89 के बाद यानी 90 से लेकर 103 तक के समूह को हम लोग कहेंगे एक्टिनाइड श्रेणी। ये हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में कहां पे रखा गया। देखिए आवर्त सारणी पे नीचे रखा गया, ये लैंथेनाइड और ये हो जाएगा एक्टिनाइड सीरीज, दोनों अलग अलग है, ये सीरीज अलग है ये सीरीज अलग है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग दो क्षैतिज कतारों में, दो क्षैतिज कतार है इसमें अलग से रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड से ही कि इस तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया। भाई कौन सा ब्लॉक होता है, देखिए ब्लॉक अगर देखें तो ब्लॉक होता है बाबू एस पी डी और एफ। ठीक है, एसपीडीएफ ब्लॉक में होता है। तो चूंकि इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा है और ज्यादा नंबरों में ये पाया जाता है, तो ये कौन सा ब्लॉक में आ जाता है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आपका एक्टिनाइड और लैंथेनाइड दोनों ही पाया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ ब्लॉक। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है। सबसे पहले तो टंगस्टन को सूचित किससे किया जाता है ये जान लीजिए। देखिए बच्चों टंगस्टन को W से सूचित करते हैं, और W अगर आप देखिएगा इस आवर्त सारणी में तो देखिए आपको नजर आ जाएगा
डब्लू। ये जो 74 नंबर है यहाँ पे क्या पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है। तो पूछा जाएगा भाई टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, ज्यादातर ये पूछता है टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है। आपको पता था, कमेंट कीजिए इससे पहले अगर पता था तो टंगस्टन का जो प्रतीक है वो डब्लू होता है। और ये कितने नंबर पे पाया जाता है किसी आवर्त में, आधुनिक आवर्त के अंतर्गत ये कितने नंबर पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 74 नंबर यानी 74 नंबर पे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डोबेरेनर या डोबेराइनर के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले तत्वों का अगर देखा जाए सजाने का प्रक्रिया या जो प्रयास है किसने किया, तो डोबेराइनर ने किया। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 23, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया। त्रिक का नियम, ठीक है, तो इसका जो नियम है ये भी डोबेराइनर ने दिया था, इसी को कहा जाता है त्रिक का नियम। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम। अगर अष्टक का देखिए, त्रिक का नियम हो जाएगा डोबेरेनर, और अष्टक का जो नियम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा न्यूलैंड्स। क्या हो जाएगा, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम प्रतिपादित किया। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम के अनुसार लिखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान होगा। 8वां, ठीक है, पहले तत्व के समान होगा। तो यानी 8 का नियम, 8 का नियम यानी क्या हो जाएगा, अष्टक का नियम। ये किसने प्रतिपादित किया, तो ये न्यूलैंड्स का ही नियम है, ये जिसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 26 क्या कहता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम अनुसार अगर हम तत्वों को सजाते हैं तो कुछ समय पश्चात तत्वों का गुण का पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाता है। ये नियम किसने दिया, तो ये नियम मेंडलीफ ने दिया परमाणु भार का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ। तो पूछा जाता है मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी किस तरह से बनाया गया, उन्होंने किस तरह से सजाया, तो किसके अनुसार, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान या भार के अनुसार। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेंडलीफ से रिलेटेड है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होता है। देखिए फिर से दे दिया कि तत्वों का जो आवर्त गुण है फिर से वही गुण वाला तत्व हमें प्राप्त होगा, किसके अनुसार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें क्या है, परमाणु संख्या तो होगा नहीं, परमाणु घनत्व होगा नहीं, परमाणु आयतन होगा नहीं, यानी परमाणु भार इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। देखिए सबसे पहला आवर्त सारणी आपको हम बता दिए थे, ठीक है। ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन में से छांटते हैं। रदरफोर्ड तो न्यू हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। डाल्टन तो होगा नहीं, रदरफोर्ड तो किया नहीं। मतलब इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम आसानी से हम लोग छांट सकते हैं। वो क्या हो जाएगा बच्चों, मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए इस ऑप्शन में किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया, और इसका जो आवर्त सारणी था वो बहुत हद तक सही भी था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 29, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया। आधुनिक अभी बता दिए आपको, घूम घूम के आ रहा है प्रश्न। तो ये हो गया आपका मोस्ले, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण, देखिए फिर से क्वेश्चन घूम के आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का हम बता दिए थे, मोस्ले ने खोज किया था, किस आधार पे किया था, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे। तो परमाणु संख्या देखिए और इसको टिक लगा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी में उदग्र, ठीक है, स्तंभों। देखिए ये एक तरह से समूह को ही कहा जाता है, समूह हो गया, या आप इसको वर्ग कह सकते हैं, या इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं, उदग्र भी इसको कहा जाता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ग, इसका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 33 यानी 33 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ, देखिए क्षैतिज आपको बताए थे वही, इसको आवर्त भी कहते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा छट जा रहा है, यानी यह ए जो है हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्याएं हैं। वर्गों की आपको देखिए ये प्रश्न पहले भी हम बताएं, वर्ग कितना है टोटल, ऐसे टोटल अगर गिने तो भाई 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है 35, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। फिर से घूम के आ रहा प्रश्न भाई, आवर्त कितना है सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी में पूछा जाता है कि कौन सा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त के नाम से जाना जाता है। देखिए हमारे पास आवर्त है भाई, ये हो गया पहला आवर्त, ये हो जाएगा दूसरा आवर्त, ये हो जाएगा तीसरा आवर्त, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पांचवा, ये हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा सातवां। पूछा जाएगा कि कौन सा आवर्त सबसे बड़ा है। अगर हम नंबर लिख दें भाई कौन किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लिखने का प्रयास करते हैं तो भाई पहला आवर्त में 2, दूसरा में 2,8, तीसरा में हो जाएगा 2,8,8, चौथा में हो जाएगा 2,8,8,18 हो जाएगा, पांचवा में हो जाएगा 2,8,8,18, छठा में हो जाएगा 2,8,8,18, 32, और सातवां में हो जाएगा 2,8,8,18, 32, 32। तो आपके अनुसार आपको लगेगा कि सातवां जो आवर्त है सर वो सबसे बड़ा है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा आवर्त जो है वो होता है छठा आवर्त। ठीक है, आपको याद करके रखना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या पूर्ण है, जबकि ये जो सातवां आवर्त है इसमें तत्वों की संख्या पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ कुछ छोड़ा गया है। इसीलिए इसमें सबसे बड़ा जो आवर्त होता है वो छठा आवर्त होता है। पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है सिक्का धातु के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सा समूह को जाना जाता है। तो आपको याद करके रखना है बच्चों, सिक्का धातु किससे, सिक्का किससे बनाया जाता है? कॉपर से, यानी तांबा। चांदी का सिक्का बनाया जाता है, गोल्ड का सिक्का बनाया जाता है। तो देखिए आप ध्यान से, भाई कॉपर है, ये चांदी है, ये सोना है, तो ये जो तीनों तत्व है ये 11वां समूह में पाया जाता है। यानी 11वां जो समूह है इसको सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। और सिक्का में कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है तो दूसरा टेल होता है। चिटपट के नाम से भी उसको जाना जाता है। एक और एक, बस याद करके रखिए भाई, सिक्के में कितने पहलू, इधर एक पहलू, इधर एक पहलू, एक और एक मिलके 2 नहीं 11। आपको एक फिल्म देख लेना है, कौन सा फिल्म भाई? गोविंदा वाला फिल्म। तो गोविंदा और संजय दत्त जो है, एक और एक मिलके 11। चलिए देखते हैं। तो आपको ट्रिक बता दिए भाई, सिक्का धातु याद करने का ट्रिक जो है उसमें 2 पहलू होते हैं, इधर एक पहलू, इधर एक पहलू, दोनों अलग अलग पहलू होते हैं, एक और एक मिलके 11वां हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आपको हम बता दिए थे, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यक्त किया गया है। तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, किसने दिया आधुनिक आवर्त सारणी? ये भी मैंने बताया, ये हो जाएगा मोसले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 38, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक ऑप्शन के अनुसार हम लोग छाटेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन। क्या हम लोग जोहानेस वांडर वॉल्स पढ़े? नहीं पढ़े भाई। जोहान बेयर नहीं पढ़े, अल्फ्रेड नोबेल नहीं पढ़े, सिर्फ हम लोग पढ़े मेंडलीव, और उसका पूरा नाम है दमित्री मेंडलीव। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। लंबा रूप भाई कितना लंबा आवर्त सारणी हो सकता है, ये उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है बच्चों? ये हो जाएगा परमाणु संख्या पर। अगर देखें 41, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन। देखिए परमाणु संख्या का आवर्त फलन अगर बोला जाए तो मोसले वाला हो जाएगा, और यहीं पे अगर द्रव्यमान बोला जाए परमाणु संख्या के जगह पे तो वो मेंडलीव वाला हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मोसले, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है? परमाणु संख्या बोला गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 42, अक्रिय तत्वों को किस समूह में रखा गया? अक्रिय तत्व देखिए इधर से 18वां जो समूह दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन 18वां नहीं दिया गया है, इसमें शून्य समूह इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 18वां समूह को शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए है, ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है ना देता है, ये बैलेंस रहता है, इसीलिए इसका 0 हो जाता है, इसीलिए शून्य समूह के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कोई चार्ज नहीं रहता। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? ठीक है, क्षार धातु। ठीक है, देखिए क्षार धातु आप देखिएगा तो ये पहला जो समूह है इसे क्षार धातु कहते हैं। इसको 1A के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
44। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु, देखिए अभी आपको हम बताए सिक्का धातु 11वां समूह, क्या ऑप्शन में दिया है 11वां? नहीं दिया कहीं। देखिए 11वां का दूसरा जो नाम है बच्चों उसको 1b भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1b। ठीक है, बी दूसरे नंबर पे आता है ना, बी कितने नंबर पे होता है? दूसरे नंबर पे, दो पहलू आ गया तो 1b हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सिक्का धातु 1b यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 45वां यानी अंतिम प्रश्न जो है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य तत्व। ठीक है, चलिए देखते हैं शून्य समूह में ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सबको अक्रिय गैस कहते हैं। साथ ही साथ इसको एक अलग नाम से जाना जाता है जो कि इसमें दिया गया है, निष्क्रिय तत्व। किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? निष्क्रिय, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, इनर्ट गैसें, इतने नामों से इसको जाना जाता है। क्या क्या नाम, एक एक करके देखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट। ठीक है, इनर्ट गैस बोल सकते हैं, नोबल गैस बोल सकते हैं, अक्रिय गैस बोल सकते हैं, निष्क्रिय गैस बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका नाम होता है बच्चों। और क्या आपको इसमें जानना है आवर्त सारणी में? ठीक है, देखिए आपको बताना है वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और अपने दोस्तों तक हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको देखिए कुछ बेसिक चीजें और बता रहे हैं हम इस आवर्त सारणी के बारे में। देखिए ये जो आवर्त सारणी है इस पे ध्यान देना है बच्चों। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ठीक है, ये होता है उपधातु। इसको कहते हैं उपधातु, और उपधातु से पहले जितने भी होते हैं इसको कहते हैं धातु, और उपधातु के बाद रहती है अधातु। ठीक है, तो आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा गया है। धातु और अधातु, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो उपधातु करता है बच्चों। उपधातु क्या करती है? किसी भी आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच का बॉर्डर होता है। ठीक है, जिसे मेटलॉइड्स भी हम लोग कहते हैं। इसका गुण भी बता दिए। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, और इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो धात्विक गुण घटेगा। उसी तरह का अगर परमाणु का आकार देखें, लेफ्ट से राइट की ओर यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है? घटता है, और दाएं से बाएं जाते हैं तो बढ़ता। उसी तरह का ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होती है? घटती है।